चलिए शुरू करते हैं आज के साइंस के एमसीक्यूज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्तवाहिका जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? नसें, धमनियां या फिर कोशिका या फिर नर्वस? तो आपका राइट आंसर है धमनियां। धमनियां राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, धमनी होती है और दूसरी होती है सिराएं। तो धमनियां जो हैं यह शुद्ध रक्त कैरी करती हैं और जो सिराएं होती हैं यह अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं। जो धमनियां हैं यह हार्ट से अंगों की ओर रक्त ले जाती हैं, अंगों की ओर रक्त को ले जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं यह अंगों से हार्ट की ओर जो है अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, अशुद्ध रक्त को लाती हैं। तो याद रखें, जो हार्ट से अंगों की ओर ले जाती हैं वह है धमनियां रक्त को ले जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, जो बी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन के नाम अलग अलग हैं, इनके कार्य भी अलग हैं। तो जानते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन कहते हैं, इसे थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 जो है इसे कहते हैं राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 जो है इसे कहते हैं नियासिन। विटामिन B5 आता है उसके बाद, तो B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक, और विटामिन B6 आता है उसके बाद। तो विटामिन B6 को कहा जाता है पैराडॉक्सिन, बायोटिन या फिर फोलिक एसिड। तो इसको हम तीन नामों से जानते हैं, पैराडॉक्सिन या फिर बायोटिन कहते हैं, या फिर इसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। और जो B12 है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। तो ये सारे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत B1 से लेकर B12 तक आते हैं। तो इनमें थायमीन भी है हमारा, राइबोफ्लोविन भी है, फोलिक एसिड भी है। तो ये तीनों तो आगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद ये स्कार्बिक एसिड जो है बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता। स्कार्बिक एसिड है विटामिन सी, विटामिन सी है स्कार्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कार्बिक एसिड जो है बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है, किस चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर क्लोरोफिल की? तो क्लोरोफिल जो होता है यह हरे कलर का होता है, और इसी की कमी पाई जाती है हमारे जो कवक होते हैं उनके अंतर्गत। तो क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है कवकों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, क्लोरोफिल की कमी देखने को मिलती है कवकों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक सरीसृप किस प्रकार एक सरीसृप को बनाता है, निर्मित करता है? यानी एक सरीसृप से दूसरा सरीसृप किस प्रकार निर्मित होता है? उनके खून के द्वारा, ठंडे खून के द्वारा, उनके गर्म खून के द्वारा, या फिर गैर सुनवाई के, या फिर अंडों के द्वारा जो है दूसरे सरीसृप का निर्माण होता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे, एक सरीसृप के अंडे के द्वारा दूसरे सरीसृप का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है? सबसे छोटा व्यास, व्यास क्या चीज़ होती है? तो व्यास होती है जो उनके मध्य जो है स्पेस पाया जाता है, उनकी दो पृष्ठ होती है, दो पृष्ठों के बीच जो स्पेस पाया जाता है पूरा जो है उसे कहा जाता है व्यास कहा जाता है। यह त्रिज्या का दुना होता है। तो कोशिका में सबसे छोटा व्यास पाया जाता है, आर्टियोल्स में पाया जाता है, या वेणुल्स में, या फिर लसिका में? आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा कोशिका। कोशिका का सबसे छोटा व्यास होता है। तो राइट आंसर है कोशिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है। यह जो है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, माइक्रोमीटर तक हो सकता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है कोशिका का व्यास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायु जनित रोग हैं? ऑप्शन है खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो खसरा है यह वायुजनित रोग है, यह जो है वायुजनित रोग है, वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है खसरा। यदि आपके सामने कोई खसरे का पेशेंट है, तो आपके सामने खांसता छींकता है, तो आपको वह वायु के माध्यम से इन्फेक्ट कर सकता है। वायुजनित रोगों में आता है चिकन पॉक्स, जिससे आप छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स आता है, एंथ्रेक्स आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, और खसरा तो है ही, चेचक जिसे कहते हैं, और तपेदिक। ये सारे जो है वायुजनित रोग हैं, वायु के माध्यम से फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी फूल के बीज को स्पर्श करते हैं, यानी उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श करते हैं, तो उंगलियों पर एक पीला धूल दिखाई देता है। ये छोटे पीले अनाज
प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक हैं, क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य है। इस धूल को क्या कहा जाता है? इन्हें हम परागकण कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, या बीजांडु कहेंगे, या फिर स्पोरोसिस्ट कहेंगे। आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें ही हम कहते हैं परागकण। तो परागकण जो है यह होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं जो फूलों पर चिपके होते हैं, उनके जो वर्तिकाग्र और निकले रहते हैं पुंकेसर, उनमें जो है ये परागकण पाए जाते हैं। यह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अथवा यह स्वतः ही अपना जो है जनन क्रिया करते हैं। तो परागकण इन्हें कहते हैं। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है? किस अंग से पित्त उत्पन्न होता है? पित्त तो आपके ऑप्शन है जिगर से उत्पन्न होता है, या फिर अग्नाशय से, या फिर मूत्राशय से, या फिर किडनी से। तो जो हमारा पित्त है यह निर्मित होता है जिगर यानी लीवर से। लीवर से पित्त बनता है और यह जाके पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। पित्ताशय हमारा कनेक्ट होता है, जो अमाशय से नली निकलती है उसमें कनेक्ट होता है, और यह पित्त को धीरे धीरे जो है भोजन के साथ पचे हुए भोजन में यह डाल देता है, और फिर एटलीस्ट वह भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है जहां पर भोजन का पाचन होता है। तो लीवर से पित्त बनता है और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और वह धीरे धीरे हमारे भोजन में मिक्स होता रहता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा लीवर से निकलता है, पित्त बनता है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? एस्ट्रोजन है, ग्लूकान है, या इंसुलिन है, या फिर ऑक्सीटोसिन है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है एस्ट्रोजन जो है यह है एस्ट्रोजन है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है फीमेल हार्मोन। और जो मेल हार्मोन होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं मेल हार्मोन को। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है यह है फीमेल हार्मोन और इसे हम टेस्टोस्टेरॉइड कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिगर का कार्य नहीं है, यानी लीवर का कार्य नहीं है? तो लीवर के कार्यों में कौन सा नहीं आता यहाँ पे? रक्त शर्करा का विनिमय, एंजाइम संक्रमण, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन, या फिर प्रजनन। तो दोस्तों जो लीवर है ये सारे कार्य करता है, लेकिन वह प्रजनन कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, प्रजनन कार्य नहीं किया जाता लीवर के द्वारा। लीवर जो है हमारे शरीर में सबसे पुनः निर्मित होने वाला अंग है, यानी कि उसमें जो निर्माण की प्रक्रिया है वह सबसे तेज होती है, और लीवर को ही हम कहते हैं केमिकल हाउस। केमिकल यानी जो भी केमिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं वो सारे लीवर से ही बनते हैं। सभी प्रकार के केमिकल्स जो है लीवर में निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रजनन कार्य जो है लीवर के द्वारा नहीं संपन्न किया जाता। आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड्स मानव शरीर के किस अंग पर मौजूद होती हैं? उसके माथे पर होती हैं, अग्र मस्तिष्क पर होती हैं, हथेलियों पर होती हैं, या फिर बैक पे होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो ये होती हैं पसीने वाली ग्रंथियाँ, पसीने जिनसे निकलते हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। यह सबसे ज़्यादा किस अंग पर पाई जाती हैं? तो यह सबसे ज़्यादा हथेलियों पर पाई जाती हैं। हथेलियों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और हथेलियों के साथ यह कुछ अन्य अंगों पर भी पाई जाती हैं, जैसे तलवे हो गए पैरों के, और हथेली पे पाई ही जाती है, मस्तक पे पाई जाती है, और गाल पे पाई जाती है, और हमारी भुजाओं के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ से पसीने की जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दोस्तों जो पसीने वाली ग्लैंड्स हैं यानी स्वेट ग्लैंड्स, इनकी संख्या लगभग 20 लाख से 40 लाख के मध्य पाई जाती है। 20 लाख से 40 लाख के मध्य एक मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या हमारे हाथों में होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टीकाकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है जोनास साल्क, पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो टीकाकरण की खोज करने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं यहाँ पे? आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ टीकाकरण कहा जाता है, यानी इनसे जो है टीकाकरण का पिता कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं प्रोटीन? शुगर से बने होते हैं, अमीनो एसिड से, या फिर फैटी एसिड से, या फिर न्यूक्लिक एसिड से। तो दोस्तों जो प्रोटीन्स होते हैं वह बने होते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन।
आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के लीवर के तेल में स्रोत कौन सा होता है? यानी कि जो दूध है, अंडे की जर्दी है, मछली का तेल है, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, B2 या फिर डी या फिर सी। तो दोस्तों जो यहाँ पे लीवर है, मछली का लीवर है, फिश का लीवर है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। हार्ट किससे बना होता है? तो हमारा हार्ट किससे निर्मित होता है? गैर धारीदार मांसपेशियों से, हृदय की मांसपेशियों से, वशिया ऊतक से या फिर धारीदार मांसपेशियों से निर्मित होता है। तो दोस्तों हार्ट जो है या हार्ट की मांसपेशियों द्वारा ही निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पे, और हार्ट से ही हमारा धमनी और शिरा कनेक्ट होती हैं। धमनी जो है शुद्ध रक्त ले जाती है और शिराएं जो है अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं। लेकिन जो महाशिरा होता है, महाशिरा नाम की एक शिरा पाई जाती है, वह शुद्ध रक्त कैरी करती है, और एक फुफ्फुस धमनी पाई जाती है जो कि अशुद्ध रक्त कैरी करती है। तो ये दोनों अपवाद हैं धमनी और शिरा के। और हमारा हार्ट जो है वह बना होता है हृदय की मांसपेशियों से। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना ने किस शोध के लिए अपना जो है योगदान दिया था? तो सरल डीएनए का संश्लेषण करने के लिए, आनुवांशिक कोड को समझने के लिए, उत्परिवर्तन को कम करने के लिए, या फिर जीवाणु कोशिका से आरएनए का संश्लेषण करने के लिए। तो हरगोविंद खुराना जो हैं, इन्होंने संश्लेषण की खोज की थी, यानी कि जो आनुवांशिक कोड हैं, आनुवांशिक कोड को समझने हेतु इन्होंने तकनीक विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। आनुवांशिक कोड को समझने हेतु तकनीक विकसित करने वाले हैं हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मानव को मारने वाले कोरोना वायरस का नाम बताइए। तो मानव को मारने वाले कोरोना वायरस का नाम यहाँ पे कौन सा है? एड्स है, फेट्स है, सार्स है, या फिर HIV है? आपके ऑप्शन हैं। तो कोरोना वायरस जो है इसका नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का नाम है सार्स। सार्स जो है, सार्स नाम से इसे जाना जाता है, सार्स नाम से इसे जाना जाता है। फिलहाल जो 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण फैला है उसे सार्स कोव 2 के नाम से जाना जा रहा है। सार्स कोव 2 यानी कोरोना वायरस 2019 का नाम है सार्स कोव 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है? जो प्रोटीन होता है उसे हम खाते हैं प्रोटीन को, तो उसका पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुंह से, पेट से, या फिर डुओडेनम से, या फिर आंत से? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है हमारे आंत से, हमारे पेट से। यानी पेट जो है हमारा, पेट जिसे आमाशय कहते हो आप, आमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेट से। आगे बढ़ते हैं। उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में स्रावित होता है। तो पेट यानी आमाशय, आमाशय में जो है कौन सा, आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl है, H2SO4 है, H2CO3 है, या फिर HNO3 है? राइट आंसर होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पे रिलीज होता है हमारे आमाशय से। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है जो हमारा भोजन है उसको तोड़ने में काम आता है, और जो भी वहाँ पे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज को नष्ट करने में काम आता है HCl। तो HCl स्रावित होता है हमारे आमाशय से। आमाशय में भोजन टूट जाता है पूरी तरह से, और उसके पश्चात वह जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाता है आमाशय के पश्चात, और छोटी आंत के पश्चात फिर बड़ी आंत से फिर एग्जिट हो जाता है। तो HCl जो है स्रावित होता है हमारी पेट से, हमारे आमाशय से। राइट आंसर हो जाएगा HCl।